हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं, आप लोगों की ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। हाँ, अगर आपने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्किल में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरीज हैं ये बड़ी डिफरेंट स्टोरीज हैं और ये सारी की सारी स्टोरीज हमें कबीर खान साहब ने भेजी हैं। कबीर खान साहब बताते हैं कि इनका जो बेसिकली ताल्लुक है वो पेशावर से है। इनके फादर पिछले 22 या 23 सालों से मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों पे चौकीदार के तौर पे काम करते रहे हैं। इस दौरानिए में इनके साथ बहुत सारे वाक़यात इस तरह के पेश आए जिन पे अगर ये गौर करें या हम लोग गौर करें तो यकीन करना तकरीबन नामुमकिन है। जैसे कि सबसे पहली स्टोरी बताते हैं कि इनके फादर अब से तकरीबन 17 या 18 साल पहले एक बहुत बड़े से मॉल के अंदर जॉब किया करते थे। इनकी जो ड्यूटी टाइमिंग थी वो रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक थी और ये जो मॉल था ये चारों तरफ से महफूज था, यानी कि इसके चारों तरफ ग्रिल लगी हुई थी। अगर किसी को मॉल के अंदर आना होता या जाना होता तो उसके लिए एक ही गेट था जिसको इस्तेमाल किया जाता था। अब रात में क्योंकि ये अकेले हुआ करते थे तो ये बताते हैं कि इसी तरह एक रात थी और हल्की हल्की सर्दी हो रही थी। रात के तकरीबन 12:30 या 1 बजे का टाइम था। अब इनका जो ब्रेक था वो रात के 2 बजे से 3 बजे तक हुआ करता था। ब्रेक क्या होता था, ये सामने जो एक होटल था वहाँ पे चले आते थे, वहाँ जाके चाय पराठा खाते थे और वहाँ से वापस आ जाया करते थे। और इस दौरानिए में जो सामने बिल्डिंग मौजूद है उस बिल्डिंग का जो चौकीदार था वो इसकी लुक आफ्टर किया करता था। ये वेट कर रहे थे कि कब ब्रेक टाइम हो ताकि ये बाहर जाके कुछ खा सकें। ये बताते हैं कि इनको एकदम से पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हुई और ये जो आवाज़ आ रही थी ये ऐसा लग रहा था कि मॉल के अंदर की तरफ से और इसी एरिया से आ रही है जिस एरिया में ये मौजूद हैं। अब पहले ये अपने आप को समझाने लगे कि इस मॉल के अंदर इनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है और ये जो पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है ये यकीनन बाहर की तरफ से या सामने की तरफ से आ रही है। हो सकता है कि बाहर की तरफ कोई जानवर बंधा हुआ हो जिसके पैरों में पायल मौजूद हो। खैर, इन्होंने अपने तौर पे मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ये जो पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ थी ये तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आती रही। आमतौर पे ऐसा हुआ करता है कि जो चोर चक्के होते हैं वो चौकीदार को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या उसका ध्यान बांटने के लिए औरतों को आगे किया करते हैं। तो इनके जहन में ये भी चल रहा था कि हो सकता है कि कोई साजिश हो, मैं इस आवाज़ को फॉलो करूं और इसके पीछे जाऊं, इतनी देर में पीछे से कोई अंदर घुस जाए। कुछ देर तक सोचने के बाद ये जो आवाज़ थी इन्होंने इस आवाज़ को मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया। खैर, उसके बाद ब्रेक हुआ। ब्रेक के लिए ये बाहर निकले और जो भी खाना वगैरह खाना था वो खाने के बाद वापस आ गए। ये बताते हैं कि अभी वापस आए हुए मुझे 15 या 20 मिनट ही हुए थे कि मुझे ऐसा लगने लगा कि जो आखिर का हिस्सा है जहाँ पे वॉशरूम मौजूद है और उससे आगे जाके प्रेयर एरिया मौजूद है, ये आवाज़ उस तरफ से आ रही है। खैर, कुछ देर तक ये उसको ऑब्जर्व करते रहे। उसके बाद इन्होंने यही डिसाइड किया कि ये जो ग्रिल है, जो कि मॉल की ग्रिल है, इस ग्रिल को लॉक करता हूँ और लॉक करने के बाद
अंदर जाके चेक करता हूँ और पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कौन है जो अंदर मौजूद है और उसने पायल पहनी हुई है। अब ये मुसलसल उस पायल की आवाज़ को फॉलो कर रहे थे और जहाँ जहाँ से इनको लग रहा था कि आवाज़ आ रही है ये उस तरफ बढ़ना शुरू हो चुके थे। ये बताते हैं कि इस आवाज़ को फॉलो करते करते जो प्रेयर एरिया था मैं उसके सामने पहुंचा। अब आवाज़ के मुताबिक जो भी था जिसने पायल पहनी हुई थी उसको इसी जगह पे मौजूद होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैं उस तरफ पहुंचा तो ये जो आवाज़ थी अब वहाँ से आने लगी जहाँ पे मैं बैठ के सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था। यानी कि जहाँ पे गेट मौजूद था और जहाँ पे ग्रिल लगी हुई थी अब ये आवाज़ वहाँ से आने लगी। अब जब ये आवाज़ बार बार चेंज होने लगी, कभी इधर से आए कभी उधर से आए, और जब मैं इस आवाज़ को फॉलो करूं और उस जगह पे पहुंचूं जहां से आवाज़ आ रही है तो वहां पे कोई भी मौजूद ना हो। खैर काफ़ी देर की आंख मशूली के बाद ये चिढ़ चुके थे और इन्होंने यही डिसाइड किया कि जहाँ पे मैं बैठा करता हूँ वहीं जाके बैठ जाता हूँ। अब ये जो भी मखलूक है, ये जो भी क्रिएचर है, ये मेरे साथ मजाक कर रही है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं अपनी सीट के ऊपर आके बैठा तो एकदम से दोबारा से पायल की जोर जोर से आवाज़ आने लगी। अब ये जो आवाज़ थी ये बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेयर रूम के सामने से आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई प्रेयर रूम के सामने से आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो पायल की आवाज़ है ये बढ़ती चली जा रही है। अब जैसे जैसे मज़ीद आवाज़ बढ़ी ये मुसलसल उस जगह को या उस तरफ को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने सोचा कि आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो इन्होंने एकदम से पलट के उस तरफ देखा। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक लड़की है जिसने लाल कलर का लिबास पहना हुआ है, उसके चेहरे के आगे घूंघट डला हुआ है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके चलती हुई मेरी तरफ आ रही है। जैसे जैसे वो पाँव रख रही है वैसे वैसे छन 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 इस तरह करके आवाज़ बढ़ती चली जा रही है। अब जबकि मैंने देख लिया कि सामने से एक लड़की मेरी तरफ आ रही है तो मुझे यकीन हो चला कि वाकई में कोई ना कोई है जो यहाँ पे मौजूद है। ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो करीब आ रही थी वैसे वैसे मैंने उसके जिस्म पे, उसके हाथों पे, ख़ास तौर पे उसके पाँव पे गौर करना शुरू किया। सबसे पहले जब मैंने उसके हाथ देखे तो उसके जो हाथ थे उन हाथों पे बेतहाशा बाल मौजूद थे और उसके जो हाथ थे वो इस कदर लंबे हाथ थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हाथ उसके घुटनों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये बताते हैं कि उसके बाद जब मैंने उसके पाँव पे गौर किया तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं वो उल्टे पाँव हैं, यानी कि उसकी जो एड़ियाँ हैं वो आगे की तरफ हैं और उसकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं। ये देखने के बाद मुझे यकीन हो चला था कि मेरे सामने यकीनन कोई पिछल पैरी या फिर चुड़ैल मौजूद है। खैर मुझे आयतुल कुर्सी आती थी, मैंने आयतुल कुर्सी का जिक्र करना शुरू किया और आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते ये जो ग्रिल थी या ये जो गेट था इससे बाहर की तरफ आ गया। तकरीबन पूरी रात मैंने बाहर की तरफ गुजारी और मुसलसल आयतुल कुर्सी का जिक्र करता रहा। ये बताते हैं कि अगले दिन जब मेरी मॉल वालों से या यहाँ की एडमिन से मुलाकात हुई तो मैंने इनको बता दिया कि रात में मैंने इस तरह से एक पिछल पैरी को या एक चुड़ैल को देखा है। अब अगर आप चाहें कि मैं यहाँ पे जॉब करूँ तो आप मेरी शिफ्ट को चेंज कर दें, अदरवाइज मैं यहाँ पे मजीद जॉब नहीं कर सकता। ये बताते हैं कि इसी तरह मजीद टाइम गुजरा
और 2013 और 2014 में इनके जो फादर हैं वो कराची सुपर हाईवे पे एक फार्मास्यूटिकल मौजूद है, उस फार्मा के अंदर चौकीदार की नौकरी किया करते थे। इनकी जो टाइमिंग थी वो रात के 12 बजे शुरू होती थी और सुबह के 12 बजे तक चला करती थी। तो वैसे ही एक रात थी और इत्तेफाक से इनको अपने ऑफिस जाने में देर हो गई। ये बताते हैं कि रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था और जब मैं अपने घर से निकला तो मेरे घर से ये जो फार्मा थी इसका जो रास्ता था वो तकरीबन आधे या पौन घंटे का रास्ता था। मैं अपने दफ्तर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया करता था। मैं तेज़ी से साइकिल चला रहा था और मेरी पूरी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सकता है मैं वहाँ पे पहुँच सकूँ। खैर साइकिल चलाते चलाते जब मैं हाईवे पे मौजूद था तो मेरे दोनों अतराफ में इत्तेफाक से ना कोई घर मौजूद था और ना ही कोई अपार्टमेंट मौजूद था। सीधे हाथ पे भी खाली जगह थी, उल्टे हाथ पे भी ग्राउंड की तरह खाली जगह मौजूद थी। खैर जब मैंने अपने उल्टे हाथ की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा टेंट लगा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पे कोई प्रोग्राम चल रहा है। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे खाने की जो खुशबू थी मुसलसल मुझे आ रही थी। खैर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इधर चला जाऊं और जाके यहाँ से खाना खा लूं, जो कि आमतौर पे हुआ करता है कि जैसे चौकीदार वगैरह जो होते हैं अगर कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, या जो लोग होते हैं वो भी खुद इनको बुला लेते हैं। बहरहाल ये अभी सोच ही रहे थे कि एकदम से पता नहीं कहाँ से 2 लंबे लंबे अफराद इनके सामने आ गए। वो इनको हाथ के इशारे से रोकने लगे। ये बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने मुझे इशारा दिया तो मैंने अपनी साइकिल को ब्रेक लगाया। मैंने उनसे पूछा, जी क्या काम है बताइए। वो कहने लगे कि सामने मिलाद हो रहा है, अगर आप चाहें तो चलें और वहां चल के खाना खा लें। मैं बड़ा हैरान था कि अल्लाह के काम कैसे काम होते हैं। मैंने अभी सोचा ही था कि ये लोग खुद मेरे सामने आ गए और ना सिर्फ मेरे सामने आ गए बल्कि मुझे कहने लगे कि चलें और खाना खा लें। खैर ऑलरेडी मैं ऑफिस के लिए लेट हो चुका था, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जाऊं और पहले खाना खा लूं। मैंने यही फैसला किया कि उनके कहने पे जहां पे टेंट लगा हुआ था मैं उस तरफ चला गया और मैंने अपनी साइकिल को साइड में खड़ा कर दिया। साइकिल को जब मैंने साइड में खड़ा किया तो अंदर से 2 लोग आए। उनके हाथ में 2 थाल मौजूद थे। एक थाल के अंदर मीठे चावल थे और एक थाल के अंदर दूसरे चावल थे। खैर इन दोनों अफराद ने वो दोनों थाल मेरे आगे बढ़ा दिए और कहने लगे कि अगर और चाहिए हो तो हमें बताइएगा। अब ये वहां पे बैठ के खाना खाने लगे। हालांकि एक थाल के अंदर इतना खाना होता है कि 2 से 3 लोग आराम से खा सकें। ये बताते हैं कि जो खाना था ये मेरी जिंदगी का यादगार खाना था। इतना लजीज और इतना खुश जायका खाना मैंने आज तक कभी भी नहीं खाया था। हालांकि प्रैक्टिकली ये जो खाना था ये बहुत ज्यादा था और इसमें से बचने वाला था, लेकिन मुझे खाते खाते पता ही ना चला कि ये दोनों जो थाल थे वो मैं सारे के सारे खुद खा गया। अब जैसे ही ये दोनों थाल खत्म हुए तो अंदर से दोबारा से वो दोनों अफराद आए और उनके हाथ में 2 मजीद थाल मौजूद थे। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या गया है। मैं यकीनन खुश खुराक था, लेकिन इस कदर खाना खाना मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन मैंने वो दोनों जो थाल थे उनको भी खाना शुरू किया और उनको भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। ये जो खाना था ये इस कदर खुश जायका खाना था कि शायद मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सका। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने खाना ख़त्म किया तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसके बाद इन लोगों का शुक्रिया अदा किया
और अपनी साइकिल पे बैठ के वापस अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। अभी मुझे साइकिल चलाते हुए 2 या 3 मिनट ही हुए थे, तो मैंने सोचा कि ज़रा पलट के देखता हूँ कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने इस कदर अच्छा और इतना खुश जायका खाना बनाया था। बहरहाल मैं जैसे ही पलटा और पलटने के बाद जब मैंने उस तरफ देखा जहाँ पे अभी कुछ देर पहले टेंट लगा हुआ था, एक मिलाद चल रहा था और वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि उस जगह पे अब ना कोई टेंट लगा हुआ था, ना ही वहाँ पे लोग मौजूद थे और ना ही वहाँ पे किसी भी किस्म का खाना मौजूद था। अब ये देखने के बाद मैं एकदम से पजल हो चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। कुछ देर के लिए मैंने साइकिल रोकी, मैं साइकिल से उतरा और मैंने अपने चारों तरफ का, खासतौर पे उस एरिया का दोबारा से जायजा लिया। लेकिन वाकई में ना वहाँ पे कोई टेंट था, ना ही कोई प्रोग्राम था और ना ही कोई अफराद खड़े हुए थे। ये बताते हैं कि जब मैंने दोबारा से साइकिल चलाना शुरू की तो मुझे एकदम से शदीद सर्दी का एहसास होने लगा। मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे सर्दी लग रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो मामला है ये बुखार की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे ही हुआ कि जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां पहुंचने तक मुझे शदीद बुखार हो चुका था। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा ये जो है इलाके में चौकीदारी किया करते थे और ये जिस इलाके में चौकीदारी किया करते थे वो इलाका नॉर्थ कराची का एरिया था और ये एरिया अंडामोर के करीब वाक़या था। ये बताते हैं कि रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था और मैं अपनी साइकिल पे गलियों के चक्कर लगा रहा था। इत्तेफाक से जब मैं इकरा यूनिवर्सिटी वाली गली में पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वहां पे कोई बच्चा मौजूद है जो कि बहुत बुरी तरह रो रहा है। अब इकरा यूनिवर्सिटी के चारों तरफ जो भी एरिया है उसमें एक तरफ कब्रिस्तान मौजूद है और बाकी 3 तरफ आबादी मौजूद है। पहले मैं समझा कि ये जो बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है शायद ये जो लोग रहा करते हैं उनमें से किसी का बच्चा होगा और शायद तबीयत खराबी की वजह से रो रहा होगा। खैर मैंने उस बच्चे के रोने की जो आवाज़ थी उसको इग्नोर किया और सीटी मारता हुआ आगे बढ़ता चला गया। अब इकरा यूनिवर्सिटी से जब आप आगे जाते हैं तो उसके बाद कब्रिस्तान का गेट आया करता है। ये बताते हैं कि जैसे ही ये जो कब्रिस्तान का गेट था मैं उसके करीब पहुंचा तो मुझे दोबारा से उसी बच्चे के रोने की आवाज़ आना शुरू हुई। जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे जो रोने की आवाज़ थी वो बढ़ती चली जा रही थी। अब जैसे ही मैं बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि कब्रिस्तान की तरफ से उसके गेट की तरफ एक तकरीबन 1.5 या 2 साल का बच्चा है, वो घुटनों के बल चलता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है। इतनी रात में जबकि 3-3:30 बजे का टाइम है, एक 1.5 या 2 साल का बच्चा कब्रिस्तान से बाहर निकल रहा है और मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मेरी जो सिक्स सेंस थी उसने काम करना शुरू किया और मुझे यकीन हो चला कि मामला नॉर्मल नहीं है। बहरहाल जब इस बच्चे को इन्होंने अपने करीब आता हुआ देखा तो इन्होंने अपने तौर पे जो भी आयत आती थी वो पढ़ना शुरू की। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं आयत पढ़ रहा था वैसे वैसे उस बच्चे की जो स्पीड थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम होती चली जा रही थी और फाइनली एक वक्त ऐसा आया कि वो जो बच्चा था मुकम्मल तौर पे रुक चुका था। लेकिन वो बच्चा मुझे अजीब तरीके से देख रहा था और देख देख के मुस्कुरा रहा था। बहरहाल मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते अपनी जो साइकिल थी उसको दोबारा से चलाना शुरू किया। अब जैसे ही मैं आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते इस रास्ते से आगे बढ़ा और तकरीबन 10 मिनट साइकिल चलाने के बाद जब मैं कब्रिस्तान के दूसरे गेट की तरफ पहुंचा
तो मैंने देखा कि वही बच्चा जो अभी कुछ देर पहले पहले वाले गेट के सामने मौजूद था, वही सेम बच्चा अब इस दूसरे गेट के कब्रिस्तान के सामने मौजूद है और वैसे ही चलता हुआ यानी कि घुटनों के बल मेरी तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद मैंने जितना तेज हो सकता था साइकिल को भगाना शुरू कर दिया और जो भी आयत वगैरह मुझे आती थी मैंने उनको पढ़ना शुरू कर दिया। खैर सुबह जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे 103, 104 बुखार हो चुका था। तो गाइस उम्मीद करता हूं ये जो स्टोरीज थी ये सारी की सारी स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, आपकी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।